Hello friends, welcome to my channel. This is the 16th video of our GFR 2017 सीरीज। हम लोग चैप्टर 3 के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। पिछले जो वीडियो था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 66 तक डिस्कस किए थे और आज हम उसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 67 जो है वो बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल अलॉटमेंट फॉर एक्सेस एक्सपेंडिचर। ये जो एडिशनल अलॉटमेंट फॉर एक्सेस एक्सपेंडिचर है रूल 64 में मेंशन्ड है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि डिस्पर्सिंग ऑफिसर मे नॉट ऑन हिज ओन अथॉरिटी ऑथराइज एनी पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द फंड्स प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल। ये चीज हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें जितना अलॉटमेंट हुआ है उससे ज्यादा का खर्चा करना नहीं है और डिस्पर्सिंग ऑफिसर के डिस्पोजल में जितना फंड है वो उससे ज्यादा का खर्चा अपने हिसाब से नहीं कर पाएगा, अपने मन से नहीं कर पाएगा। ये चीज ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि डिस्पर्सिंग ऑफिसर इज if the disbursing officer is called upon to honor a claim which is certain to produce an excess over the allotment or appropriation at his disposal, he shall take the orders of the administrative authority to which he is subordinate before authorizing the claim in question. अब जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर के डिस्पोजल में जितना पैसा है, सपोज करो उसके पास एक क्लेम आया और उसको दिख रहा है कि ये क्लेम मैं पास कर दूंगा तो मेरे पास जो अलॉटमेंट का फंड है उससे ज्यादा का खर्चा हो जाएगा। उस केस में वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को इंटीमेट करेगा, उनसे कॉन्फ्रेंस लेगा, उसके बाद ही वो क्लेम को पास कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देखेगा कि उस पार्टिकुलर ग्रांट पे कहीं पे सेविंग हो रहा है क्या। अगर सेविंग हो रहा है तो वो रीअप्रोप्रिएशन करके वो फंड वो डिस्पर्सिंग ऑफिसर को देगा। अगर सेविंग नहीं है तो क्या करेगा, वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए एप्लीकेशन डालेगा और सप्लीमेंट्री ग्रांट ग्रांट से पैसा अलॉट होने के बाद उसको वो डिस्पर्सिंग ऑफिसर को अलॉट करेगा। एक्सट्रीम केस में अगर सेविंग भी नहीं है और ये अप्रोप्रिएशन करने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट भी नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, और पैसा नहीं मतलब टाइम फ्रेम नहीं है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट को अप्रूव किया जाए तो वो क्या करेगा, कंटीजेंसी फंड से एडवांस लेके डिस्पर्सिंग ऑफिसर को पैसा प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अभी ए बी सी तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया, तीनों के तीनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के बारे में रूल 65 ऑफ जीएफआर में लिखा हुआ है और ऑप्शन ए बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10 ऑफ डीएपीआर। हमने पहले जो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के बारे में पढ़े थे आपको याद होगा, हमने ये देखा था कि रीअप्रोप्रिएशन फंड जो है रूल 10 ऑफ डीएपीआर में मेंशन है। डीएपीआर क्या है, डीएपीआर है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल। ठीक है। फिर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट विद इन अ ग्रांट और अप्रोप्रिएशन मे बी सैंक्शनड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट एनी टाइम बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये बोल रहा है कि जो रीअप्रोप्रिएशन है सेम ग्रांट और अप्रोप्रिएशन में एक प्राइमरी यूनिट से दूसरे प्राइमरी यूनिट को जो फंड ट्रांसफर करना है वो विद इन द फाइनेंशियल ईयर ही हो सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर का पैसे को दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आप रीअप्रोप्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है। ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि फंड शैल नॉट बी रीअप्रोप्रिएट फ्रॉम ए यूनिट विद द इंटेंशन ऑफ रीस्टोरिंग द डाइवर्टेड अप्रोप्रिएशन टू दैट यूनिट व्हेन सेविंग बिकम अवेलेबल अंडर अनदर यूनिट लेटर इन द ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि अगर आप रीअप्रोप्रिएशन कर रहे हो, कौन सा फंड का आप रीअप्रोप्रिएशन कर पाओगे, जहां पे सेविंग हो रहा है। सपोज करिए कि एक प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन का खुद का जरूरत का पैसा है और आप क्या कर रहे हो कि हाँ अभी तो इसका खर्चा नहीं हुआ है, उसमें पैसा है, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ दूसरा प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में और दूसरे चीज के लिए खर्चा कर देता हूँ। अगर कोई थर्ड प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में सेविंग होगा तो मैं इसको फिर वापस कर दूंगा ये वाला प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन जहां से मैंने पैसा उठाया था। ये चीज मतलब ठीक नहीं है, इसको करना नहीं चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एन एप्लीकेशन फॉर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड शैल ऑर्डिनरली बी सपोर्टेड बाय ए स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएफआर 1। ये जो रीअप्रोप्रिएशन का फॉर्म होगा वो रीअप्रोप्रिएशन का एप्लीकेशन होगा, उसमें क्या है, एक जीएफआर 1 में फॉर्म जीएफआर 1 का एक स्टेटमेंट लिख के प्रोड्यूस करना पड़ता है। उस स्टेटमेंट में क्या रहता है कि वो स्टेटमेंट में रहता है कि हम हमारे पास दो प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन है, एक प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में हमने सेविंग कर लिया है, वो दूसरे प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में हमारा पैसा कम पड़ रहा है, तो हम इस प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से दूसरे प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन को पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। ये जीएफआर 1 फॉर्म में आपको ये डिटेल्स देना पड़ेगा कि जहां पे जिस प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में सेविंग हुआ है वो सेविंग क्यों हुआ। अगर 1 लाख से ज्यादा सेविंग हो रहा है तो उसका डिटेल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ओके।
अभी ऑप्शन ए बी सी तीनों हमने देख लिया, तीनों को तीनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब हम सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है रूल 66 ऑफ जीएफआर में मेंशन्ड है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में डिटेल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कहाँ मेंशन्ड है, वो आर्टिकल 115 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि दिस इज प्रोजेक्टेड व्हेन सेविंग आर नॉट अवेलेबल विद इन द ग्रांट टू व्हिच द पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड। इसका मतलब यह है, जो मैंने आपको बताया कि रीअप्रोप्रिएशन के लिए आपको कोई एक प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में सेविंग चाहिए, उस सेविंग को आप ट्रांसफर कर सकते हो जो दूसरा प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन जिसमें शॉर्टेज है। ठीक है। अगर आपके पास सेविंग ही नहीं है तो आप पैसा कहाँ से लाओगे, उसके लिए आपको जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है। वही बात ऑप्शन बी बोल रहा है कि अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप प्रोजेक्ट करोगे सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है या फिर इफ द एक्सपेंडिचर इज ऑन न्यू सर्विसेज, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड इन द बजट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो रीअप्रोप्रिएशन है ना, वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज के लिए ही किया जा सकता है। अगर आप जो बजट में अलॉट हो गया ग्रांट और अप्रोप्रिएशन, वो तो पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए ईयरमार्क हुआ है और आप उससे बाहर न्यू सर्विसेज चालू नहीं कर सकते हो। अगर न्यू सर्विसेज आपको चालू करना है तो आपको न्यू सर्विसेज के लिए आपको एक्सपेंडिचर करना है, तो आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट लेना पड़ेगा। ठीक है। अब ऑप्शन ए बी सी तीनों डिस्कस कर लिए, आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा और तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस फ्रॉम कंटीजेंसी फंड। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, रीअप्रोप्रिएशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब कंटीजेंसी फंड के बारे में पढ़ते हैं। कंटीजेंसी फंड जो है, व्हेन अ नीड अराइजेस टू इनकर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन ग्रांट और appropriation or on a new service not provided in budget and there is not sufficient time for voting of the supplementary grant and the passing of the concerned appropriation bill before closing of the financial year, an advance from the contingency fund shall be obtained before incurring the expenditure। पूरा सिंपल वे में ऑप्शन ए में ये बता दिया कि आपका जब भी न्यू सर्विसेज स्टार्ट होगा या फिर कोई अप्रोप्रिएशन में अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए प्रोसेस करो। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, उसका पार्लियामेंट में वोटिंग होता है, फिर उसके बाद उसका अप्रोप्रिएशन बिल और फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, वो सेम प्रोसेस में जाता है जो इनिशियल बजटिंग में होता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट पूरा सेम प्रोसेस फॉलो करता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आप एडवांस उठा लोगे। वो जो एडवांस उठाया हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको रिकॉप करना पड़ेगा। ओके। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एन एडवांस फ्रॉम कंटीजेंसी फंड शैल बी ऑब्टेन टू मीट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस इंक्लूडेड इन अप्रोप्रिएशन एक्ट। वही मैं आपको बताया, जो बजट पेश होने के बाद डिमांड ऑफ ग्रांट पे वोटिंग होता है, वोटिंग होने के बाद फिर अप्रोप्रिएशन बिल बनता है, फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट होता है, पास होता है। अप्रोप्रिएशन एक्ट के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट को ग्रांट और अप्रोप्रिएशन का पैसा दिया जाता है। तो ये जो ग्रांट और अप्रोप्रिएशन का पैसा है वो पार्टिकुलर सर्विस के लिए ऑलरेडी ईयर मार्क है। उन सर्विसेज को छोड़ के कोई दूसरा नया सर्विस चालू करना है तो, और आपके पास टाइम नहीं है सप्लीमेंट्री ग्रांट प्रोसेस करने के लिए, उस केस में ही आपको कंटीजेंसी फंड से एडवांस लेना पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एन एडवांस फ्रॉम कंटीजेंसी फंड एंड द recoupment of the fund shall be age laid down in the contingency fund of India rule 1952। कंटीजेंसी फंड से एडवांस लेने का जो प्रोसीजर है और कंटीजेंसी फंड का जो भी एडवांस आप लेते हो उसको वापस करना पड़ेगा। उसको वापस करने का जो तरीका है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कंटीजेंसी फंड इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल 1952। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर भी डी है, ऑल आर करेक्ट। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का।
तो हम लोगों ने चैप्टर 3 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है जीएफआर 2017 का। ये आज का वीडियो लास्ट वीडियो था चैप्टर 3 का। होप आप लोगों को चैप्टर 3 अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आप ये वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार रिपीट करके देखिए। मैं जितना भी सिंपल वे में हो सकता है समझाने का कोशिश किया हूँ, और आपको बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं हर लाइन को इंक्लूड किया हूँ क्वेश्चन में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग एसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 4 ऑफ जीएफआर 2017 चालू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।